हाँ, हेडिंग देते हैं स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लिखो, कंसिडर ए स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम consider a spring mass damper system as shown. Consider a spring mass damper system as shown. First off, the mass is given a small displacement and released. The mass is given a small displacement and released. First off, यानी हमने मास को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया और छोड़ दिया. The mass is given a small displacement and released. Full stop. We draw FBD of the mass of the mass at any instant t. We draw FBD of the mass at any instant t. हाँ, अभी तो देखो, आज पूरा लिखने वाले हैं हम लोग, पहले आप समझो. अब जब ये मास इधर से नीचे जा रहा है बाय x, इसकी वेलोसिटी है x डॉट और इसकी एक्सेलरेशन है x डबल डॉट, तो नीचे जाते समय हम ड्रॉ करेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम. तो इसके एफबीडी में देखो हमें क्या क्या दिखेगा. सबसे पहले हम समझते हैं कि mg नहीं दिखेगा, क्योंकि mg और k डेल्टा एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं. इसका मतलब हमें यहां पे ऊपर दिखेगा k इंटू x. अब क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एंड दिस डैम्पिंग फोर्स विल बी इक्वल टू c इंटू x डॉट. एंड क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसको रोकने के लिए हमने ऊपर लगाया mx डबल डॉट. यानी ये हमने ड्रॉ किया इसका एफबीडी एट एनी इंस्टेंट. अब हम बोल सकते हैं नाउ mx डबल डॉट प्लस c x डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0. लिखो, ये ड्रॉ करो, ये इक्वेशन लिखो. हाँ, इसके नीचे लिखो. अब ध्यान से लिखो इसके नीचे. दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. This is linear differential equation of motion of mass. This is linear differential equation of motion of mass. First off, this is linear differential equation of mass. First off, हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं LDE. जनरल सॉल्यूशन ऑफ the linear differential equation is of the form हाँ, इधर देखो, इस तरह से लिखेंगे is of the form x is equal to a e raised to s t.
दैट मींस इस लीनियर डिफरेंशियल का सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a e रेज टू st। therefore नीचे इसके लिखो therefore x डॉट इज इक्वल टू a s e रेज टू st। therefore x double dot is equal to a s square e raised to st। हाँ ये लिख लेते हैं तीनों। ये तीनों लिख लेते हैं अच्छे से। therefore therefore हाँ आज लिखते लिखते हमें ये बातें समझनी है वापस। therefore अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखो, m s स्क्वायर m x डबल डॉट की वैल्यू पुट करो, m s डॉट स्क्वायर a भी आएगा, सॉरी, m a s स्क्वायर e रेज टू s t, m a स्क्वायर e रेज टू s t प्लस अब c x डॉट तो ये आ जाएगा c इंटू a s e रेज टू s t प्लस k इंटू ये तो a e रेज टू s t इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यानी a थ्रू आउट कैंसिल हो गया, e रेज टू st कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बेसिकली बचा m s स्क्वायर प्लस c s प्लस k इक्वल टू 0। हाँ ये इक्वेशन लिखो, इसको बॉक्स में डालो, ये इक्वेशन लिखो, इसको बॉक्स में डालो। हाँ इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, this equation is called the characteristic equation। This equation is called the characteristic equation of the linear differential equation। This equation is called the characteristic equation of the linear differential equation। Full stop। यानी इसको हम कहते हैं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ अब ध्यान से सुनो, अगली बात लिखने से पहले, अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स पे डिपेंड करता है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, the solution of the linear differential equation depends upon the solution of the linear differential equation depends upon the roots, depends upon the roots of the characteristic equation। The solution of the linear differential equation depends upon the roots of the characteristic equation। therefore हाँ इधर देखो बोर्ड पे, अभी लिखो नहीं, पहले समझो, तो मैं कह सकता हूं इसके रूट्स s12, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए मेरे को दो रूट्स लेनी पड़ रही है, 1 and 2, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक पुट करते हैं तो माइनस बी, तो यानी ये हुआ माइनस सी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू एम इंटू के अपॉन 2a यानी 2m, यानी ये बन गई इसकी रूट्स। हाँ यहां तक लिखते, ये लिख लेते, हाँ यहां तक लिखा।
हाँ, अब इसके नीचे लिखो ध्यान से, हमें प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है और मैथमेटिकली क्या हो रहा है, दोनों बातों को साइमल्टेनियसली समझ के चलना है। हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये सी इस डैम्पर का डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, यानी इस डैम्पर की कि जो जो ये फोर्स प्रोवाइड करता है प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी, उसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी है इस डैम्पर का। अब जब हमने ये रूट्स की इक्वेशन बना ली, अब हमें समझ में आ रहा है कि इस रूट्स की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। रुको, अभी लिखना नहीं, अब मैं आपको लिखवाऊंगा the roots of the above equation. There are 3 possible values of the roots of the above equation. 1, that the roots can be real. 2, the roots can be imaginary. And 3, that the roots can be borderline between real and imaginary. लिखो, इसके नीचे लिखो, there are 3 possible solutions. इसके नीचे लिखो, there are 3 possible solutions of the above roots. There are 3 possible solutions of the above roots. Next line में A, point number A, the roots can be real. पहला, roots can be real. हाँ, अब प्रैक्टिकली हम समझते हैं रूट्स रियल का मतलब क्या है। रूट्स रियल का मतलब है कि ये अंडर रूट वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव है। अब अगर अंडर रूट वाला ये पार्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब सी की वैल्यू ज्यादा है, सी की वैल्यू ज्यादा है इससे। अगर सी की वैल्यू ज्यादा है इससे, यानी सी की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब सिस्टम इज गोइंग टू बी ओवरडैम्ड। यानी प्रैक्टिकली व्हेन रूट्स आर रियल, द सिस्टम विल बिकम ओवरडैम्ड। सेकेंड, रूट्स आर imaginary. सेकेंड लिखो, रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ, इसके साथ बाकी डिटेल नहीं लिखो, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको डिटेल में। हाँ, अब रूट्स अगर इमेजिनरी है तो हम समझते हैं इसका मतलब सी की वैल्यू बहुत कम है, और अगर सी की वैल्यू कम है इसका मतलब ये अंडर रूट वाला पार्ट जो है ये माइनस हो रहा है, और सी की वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब सिस्टम इज गोइंग टू बिकम अंडरडैम्ड, यानी डैम्पिंग बहुत कम है। So when roots are imaginary, we know that the system will become underdamped. And तीसरा लिखो C, roots are borderline. Roots are borderline between real and imaginary. Roots are borderline between real and imaginary. That is the part under the root. That is the part under the root is 0. The roots are ए भाई, प्राइवेट लैब में अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे मैं जवाब नहीं दूंगा। आप पब्लिकली क्वेश्चन पूछो ताकि सबको क्वेश्चन समझे कि मैंने जो बताई बात आप सुनते नहीं हो। Roots are borderline between real and imaginary. That is, the part under the root is 0. हाँ, ये 3 पॉसिबिलिटीज देखी। हाँ, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, हाँ, अच्छा आप पहले मेरी बात सुनो, इधर ध्यान से, इधर देखो। अब हम 2 नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करके थोड़ी मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करेंगे। यानी अब हम 2 नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से देखो, लिखना नहीं। एक टर्म कहलाएगा सीसी और एक टर्म कहलाएगा जीटा। अब ये 2 टर्म्स हम डिफाइन करके फिर हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे।
मेरी बात सुनो, हम ये S12 में, आप इसका लॉजिक समझो, ये हम क्यों कर रहे हैं। इस S12 में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, यानी C है, M है, K है, तो हमें बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंडेंस लानी पड़ रही है। हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को एडजस्टमेंट करके लाने वाले हैं केवल इन टर्म्स ऑफ जीटा, यानी किसी कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट आएगा या जीटा, तो हम ये बता पाएंगे कि इसका मतलब इस इक्वेशन को कंट्रोल करेगा सिर्फ जीटा। अब ये एडजस्टमेंट करने के लिए हम सबसे पहले बॉर्डर लाइन वाला केस कंसीडर करेंगे। दैट मींस रूट्स आर बॉर्डर लाइन बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो, when the portion under the root will be zero, when the portion under the root will be zero, the system will be critically damped. When the portion under the root will be zero, the system will be critically damped. Therefore, अब रुको, इधर बोर्ड पे देखो, अब ये पोर्शन जब जीरो है तो सिस्टम विल बी क्रिटिकली डैम्ड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सी स्क्वायर माइनस 4mk इज इक्वल टू जीरो जब है, जब सी स्क्वायर माइनस 4mk जीरो है, दिस सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्ड। यानी मैं कह सकता हूं यहां से देयरफॉर सी इज इक्वल टू 2 under root mk. This means that this cc is the critical damping coefficient of this system. इस cc का इस c से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस मास और इस k के हिसाब से, इस मास और इस k के हिसाब से क्या होगा इस सिस्टम का क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। यानी इस सिस्टम का क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट अगर मुझे निकालना है तो इट विल बी 2 अंडर रूट mk। हाँ, ये लिखो जो हमने लिखा उसके आगे लिखो, देयरफॉर c स्क्वायर माइनस 4mk इज इक्वल टू 0 और cc इज इक्वल टू 2 अंडर रूट mk। गोबर बेकार के बात की बात नहीं कर, रूट जीरो क्या होता है, होता है अंडर जीरो का मतलब वो पार्ट जीरो हो गया, इधर बीच में प्लस माइनस है, यानी ये टर्म हट गया, तो यानी रूट बची सिर्फ माइनस सी अपॉन 2m। हाँ, सी सी इज इक्वल टू लिखा 2 अंडर रूट mk। लिखो दिस इज द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, दिस इज, बताता हूं ये एस क्या है, दिस इज द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट of the spring mass system. This is the critical damping coefficient of the spring mass system. First off, हाँ, अब इसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम। हाँ, अब फिर नालायक कल की बातें पूछनी शुरू हो गए, कल सो रहे थे क्या? फिर जब आप ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, पहले तो थोड़ी सी मैथ सीखो। पहले दिन मैंने यही चीज एक्सप्लेन करी थी, मुझे पता था ये बेवकूफ वाले सवाल आने शुरू हो जाते हैं, नहीं तो ये इक्वेशन जो है मैथमेटिकली है m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस c इंटू डी एक्स बाय डी टी।
जब आप डॉट डॉट बोलते हो तो वो डबल इंटीग्रेशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सिंगल इंटीग्रेशन ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये x है, यानी dx by dt हुआ या d square x by dt square हुआ। अब आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो, यानी आप इसको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हम लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन बनती है m जो होती है, फिर हम उसको 2 बार इंटीग्रेट करते हैं, यानी आप इस इक्वेशन को 2 बार इंटीग्रेट करके कांस्टेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हो। पहली बार जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा dx by dt, ये बन जाएगा x और आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप फिर से इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा x, ये आगे बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और फर्दर हो जाएगा, और एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन इस तरह से इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना आसान नहीं है। जब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी आ जाए और एक्स भी आ जाए तो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना इजी नहीं होता। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में सिर्फ यही इक्वेशन आई थी तो हम इंटीग्रेट कर पा रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है, तो हम मदद लेते हैं मैथ्स की। पहले दिन यही तो सारा समझाया यार, सो रहे थे पहले दिन। फिर तो इस लीनियर डिफरेंशियल का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के फॉर्म अवेलेबल होते हैं, यानी किसी ने मैथ्स का रिसर्च करके पहले से बता दिया है कि भैया ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसका सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a e रेज टू st, जिसमें a ये कांस्टेंट है, e रेज टू st इस फॉर्मेट है इसका। अब जब आप ये इसमें पुट करके वैल्यू निकालते हो तो s कुछ नहीं है, s इसकी रूट्स बना रहे हो हम, तो ये बन जाती है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये प्रोसेस है, यानी हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं। सॉल्यूशन से मतलब है, कल मैंने यही समझाया, सॉल्यूशन से मतलब है रिलेशन बिटवीन x एंड t। यही तो मैंने आपको कल बता रहा था, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल का सॉल्यूशन होता है रिलेशन बिटवीन x एंड t। अब इस केस में इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 पॉसिबल सॉल्यूशन है, यानी हमारे पास 3 आंसर आने वाले हैं बिटवीन x एंड t। तो सबसे पहले हमने इसकी रूट्स निकाली और रूट से जो बात हम प्रैक्टिकली बोल रहे थे वो मैथमेटिकली रिलेट करने की कोशिश करी कि हमें प्रैक्टिकली पता है कि भाई ये 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओवरडैम्ड, अंडरडैम्ड एंड क्रिटिकली डैम्ड। फिर जब हमने ये रूट्स बनाई तो हमने कहा अरे हाँ, हम इस बात को मैथ से रिलेट कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकल बात को हम बोल सकते हैं, इसमें 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, एक रूट्स कैन बी रियल, दूसरा रूट्स कैन बी इमेजिनरी एंड तीसरा रूट्स कैन बी बॉर्डर लाइन बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, यानी ये पोर्शन ना प्लस है ना माइनस है, ये पार्ट 0 हो गया। तो हमने कहा कि अगर अब हम फर्दर डेरिवेशन में जाने से पहले 0 के पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि अगर ये पार्ट 0 हो गया तो इसका मतलब है प्रैक्टिकली सिस्टम हो गया क्रिटिकली डैम्ड। तो हमने इस पार्ट को 0 पुट किया और c की वैल्यू निकाल ली। एक्चुअल में हमने एक c की वैल्यू निकाली है, लेकिन ये c की वैल्यू सादी वैल्यू नहीं है, ये तो स्पेशल वैल्यू है, क्योंकि इस c की वैल्यू पे सिस्टम इज बिकमिंग क्रिटिकली डैम्ड बिकॉज अंडर रूट वाला पोर्शन इज बिकमिंग 0। तो हमने कहा इस वैल्यू को नाम देते cc, क्योंकि ये स्पेशल वैल्यू आ गई। दैट मींस दिस इज द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ दिस सिस्टम। हाँ, समझा? ये फिर पूछता है बेवकूफ ई रेस टू एस टी क्या है? अरे गोबर, इसका सॉल्यूशन ई रेस टू एस टी के फॉर्म में आता है। हाँ, ई रेस टू एस टी के फॉर्म में क्यों आता है? अगर अब ये मैथ्स आपको थोड़ी सी भी आती हो तो ई रेस टू एस टी के फॉर्म में जैसे जैसे टी बढ़ेगा इसके साथ जो वैल्यू अटैच्ड होगी वो कम होती जाएगी,
यानी जब हम इसको एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में, अभी आगे बढ़ने दो, एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में डालेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि फाइनल सॉल्यूशन जो आता है वो देखो ऐसा आता है, x इज इक्वल टू कैपिटल X के e रेज टू st ओमेगा nc, ऐसा करके कुछ आता है आगे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये अगर एम्पलीट्यूड है तो समय के साथ ये डिक्रीज होता जाएगा, यानी विद x, विद टाइम दिस x विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अरे ये देखो S12 क्यों बोला, पता नहीं कितनी घटिया मैथ्स है। S12 मैंने इसलिए बोला, 1 का मतलब होता है प्लस, 2 का मतलब होता है माइनस। हम अलग अलग लिखने के बजाय, कभी क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी जिंदगी में? जब क्वाड्रेटिक होती है तो उसकी दो रूट्स होती हैं, और वो दो रूट्स जो होती हैं, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, इसलिए मैं यहां पे लिखते समय S12 लिख रहा हूं। S प्लस, ऐसे लिखने का तरीका ये होता है। हाँ आगे लिखो, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, अब यहां तक लिख लिया हमने, और हमने बोल दिया दिस इज क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ द सिस्टम। लिखो नेक्स्ट लाइन में, सॉरी नेक्स्ट लाइन में लिखो। हाँ बताया ना थर्ड सॉल्यूशन क्या है, बताया ना, ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड। अच्छा एक मिनट पहले पूरा लिखते हैं फिर वापस समझेंगे। लिखो अभी आगे, लिखो डैम्पिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज, damping factor is defined as the ratio, damping factor is defined as the ratio of damping coefficient of the system, damping factor is defined as the ratio damping factor is defined as the ratio of the damping coefficient of the system to the critical damping coefficient, to the critical damping coefficient of the system. Damping factor is defined as, damping factor is defined as the ratio of damping coefficient of the system to the critical damping coefficient of that system. Therefore लिखो zeta is equal to C upon Cc. Therefore zeta is equal to C upon Cc. फुल स्टॉप। हाँ इसको बॉक्स में डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीटा आ गया C अपॉन Cc। हाँ अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो when zeta, next line में लिखो when zeta is less than 1, when zeta is less than 1, when zeta is less than 1 means, when zeta is less than 1 means C is less than Cc. When zeta is less than 1, यानी zeta अगर less than 1 है तो इसका मतलब C is less than Cc. Full stop. This means that the system, this means that the system is underdamped. This means that the system is underdamped. Full stop.
हाँ, अब हम 3 केस लिखने जा रहे हैं। पहला, व्हेन जीटा इज लेस देन 1 तो सिस्टम इज अंडर डैम। नेक्स्ट लाइन में लिखो, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट लाइन में, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1, when zeta is equal to 1, C is equal to CC. C is equal to CC. This means that the system is critically damped. This means that the system is critically damped. फिर से नेक्स्ट लाइन में लिखो, बेसिकली हम 3 पॉइंट्स अब कवर कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट लाइन में लिखो, when zeta is greater than 1, when zeta is greater than 1 means, when zeta is greater than 1 means C is greater than CC, means that the system is overdamped. Means that the system is overdamped. Full stop. हाँ, अब इधर सुनते ध्यान से। हाँ, अब बहुत खतरनाक एडजस्टमेंट है। अब आप ये एडजस्टमेंट समझना। अब मुझे इन रूट्स को, ये जो रूट्स है इन सबके टर्म्स में, इनको लाना है इन टर्म्स ऑफ जीटा। यानी अब इन रूट्स में मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा और इन रूट्स को ले आऊंगा ओनली इन टर्म्स ऑफ जीटा एंड कांस्टेंट। अगर मैं इन रूट्स को ले आया इन टर्म्स ऑफ जीटा एंड कांस्टेंट, इसका मतलब गवर्निंग फैक्टर बन जाएगा सिर्फ जीटा। ध्यान से एडजस्टमेंट देखो। मैं अलग से लिख के बताता हूं, ये इधर का पार्ट मिटा रहा हूं। हाँ, अब हमारे पास यहां से है सी सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एम के। हाँ, और इधर से देखो, इधर से मेरे पास आ रहा है जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी। तो मैं लिख सकता हूं यहां से सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके गया तो ये हो जाएगा जीटा इंटू सी सी, और सी सी क्या है 2 अंडर रूट एम के। इसको मैं ऊपर ले आया तो c इज इक्वल टू हो गया जीटा इंटू सी सी, और सी सी है 2 अंडर रूट एम के। अभी आप लिखो नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। अच्छा, ये हमारे पास c आ गया, और हमें एक फॉर्मूला एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए पता है। क्या फॉर्मूला है? एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमें पता है ओमेगा एन होता है अंडर रूट के बाय एम। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ये नहीं कह रहा कि इस सिस्टम का ये ओमेगा एन है, मैं ये नहीं कह रहा। हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए इस वैल्यू को मान के चलते हैं कांस्टेंट है। यानी अगर आपको एक स्प्रिंग मास सिस्टम में, भले उसमें डैम्पर है या नहीं है, अगर आपको m पता है और k पता है, तो आप सिंपली ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम कह सकते हो कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम की ये होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हम फॉर्मूला कोई डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एन, देन दैट ओमेगा एन फॉर दैट सिस्टम इज कांस्टेंट। जो बोल रहा हूं सुनना, अगर हम ओमेगा एन की वैल्यू निकालते हैं किसी सिस्टम के लिए, इट इज सिंपली अंडर रूट के बाय एन। दैट मींस दैट ओमेगा एन फॉर दैट सिस्टम इज लाइक ए कांस्टेंट, जस्ट ए टर्म अंडर रूट के बाय एन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करेंगे।
इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे और मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ अभी लिखो नहीं, आप देखो बस। तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं S12 विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस सी। हाँ अब c की वैल्यू यहां से ये पुट कर देता हूं, तो ये आ गई जीटा 2 अंडर रूट के एम, ध्यान से देखो, अपॉन 2m, ये मैंने इसके नीचे ले लिया, प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट वाला पार्ट में पुट करता हूं, तो यहां पे ये इसके नीचे आ गया है, तो ये अंडर रूट में है अब इधर। हाँ अब ध्यान से देखो, अब अंडर रूट में सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इसका मतलब ये क्या हुआ, जीटा 4m के, जीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर है तो जीटा स्क्वायर 4m के, इसका अंडर रूट हट गया, माइनस इधर है 4m के अपॉन 2m, अरे बराबर क्या नहीं। हाँ इधर देखते हैं इतना, अच्छा लिखो, पहले बात आता हूं, लिखो लिखो, अच्छा आप हमने लिखा है यहां तक, जीटा तक डिफाइन किया है, लिखो लिखो, वी नो cc इज इक्वल टू, we know cc is equal to 2 under root mk, therefore c is equal to, therefore c is equal to zeta 2 under root mk, also next time लिखो, also we know omega n is equal to under root k by m, also omega n is equal to under root k by m। हाँ एक मिनट सुनो, अच्छा कई जने पूछ रहे हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सुनो ये बहुत जरूरी समझना, रियली ये बहुत जरूरी है समझना कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। मैं आपको एंड रिजल्ट देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। एंड रिजल्ट में यहां आएगा S12 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, यहां आ जाएगा बाहर ओमेगा एन, ब्रैकेट में यहां पे आ जाएगा माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, यानी अब इसके बीच के सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इस नतीजे पे आ जाओगे। हाँ अब आप समझो ध्यान से, अब इसमें एनालिसिस करना बहुत आसान है। ओमेगा एन तो स्प्रिंग मास सिस्टम का कांस्टेंट है, यानी ये आप m और k पता हो तो पहले ही निकाल सकते हो। अब बाकी बची हुई इक्वेशन में केवल एक ही चीज है जो तय करेगी सिस्टम अंडर डैम्ड है, ओवर डैम्ड है या क्रिटिकली डैम्ड है। ध्यान से देखो, अगर जीटा स्क्वायर लेस देन 1 है, अगर जीटा स्क्वायर लेस देन 1 है, यानी जीटा लेस देन 1 है, तो ये पार्ट बन जाएगा इमेजिनरी। इसका मतलब जीटा लेस देन 1 इमेजिनरी मतलब क्या हुआ, आप सीधा बोलोगे सिस्टम इज अंडर डैम्ड। अगर जीटा स्क्वायर यानी जीटा मोर देन 1 है, तो अंडर रूट वाला पार्ट बन जाएगा पॉजिटिव, तो आप बोल सकोगे सिस्टम इज ओवर डैम्ड। और अगर अंडर रूट वाला पार्ट 0 हुआ यानी जीटा 1 हुआ, तो आप बोलोगे सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्ड। यानी इस एक इक्वेशन में इतने सारे पैरामीटर्स नहीं हैं, एक ही पैरामीटर इस पूरी इक्वेशन को अब कंट्रोल कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करके इस इक्वेशन को किसी एक पैरामीटर के टर्म्स में ला रहे हैं, ताकि वो एक पैरामीटर पूरी इक्वेशन को गवर्न करे। इसलिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने से पहले हम नए दो टर्म्स डिफाइन करते हैं।
हम पहले डिफाइन करते हैं क्या है सीसी और फिर डिफाइन करते हैं क्या है जीटा। जब हमने सीसी और जीटा डिफाइन कर लिया, अब हम इस इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं और लाते हैं इन टर्म्स ऑफ जीटा। हाँ, ये समझा? हाँ, लॉजिक समझा कि नहीं? हाँ, अरे एक कांस्टेंट है, गोबर है क्या ये? तूने मैथ्स नहीं पढ़ी है जिंदगी में, मैं क्या करूं अभी? ये जो ए ई रेस टू एस टी है, ये कांस्टेंट है यार। अभी आगे जब आप इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आते हैं ना, तो वो कांस्टेंट्स हम पहले से लेके चल रहे हैं। चिल्लाते नहीं। ये गणेश को तो गला ही दबा दूंगा। गणेश का पूछता है सीसी क्या है। हाँ, सीसी, अबे डी भी लगा ले, सीसीडी है ये, सीसीडी। सर लिखना है क्या? नहीं परवड़ता। हाँ, लिखो सब्स्टिट्यूटिंग। हाँ, लिखो सब्स्टिट्यूटिंग। ये जो लिखा था उसके आगे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग और ये पुट करो। लिखो सब्स्टिट्यूटिंग और ये पुट करो। हाँ, पुट किया। बारिश की वजह से नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर। रुको। हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग और ये लिख के लो, फिर मैं आगे एडजस्टमेंट दिखाता हूं। हाँ, लिखा यहां तक। यहां तक लिखा। अरे कॉपी किधर किया नालायक? ये देखना, ये मैंने अंडर रूट के एम कर दिया, नीचे को एम को अंडर रूट एम कर दिया, ताकि आपको ये बात समझे। अब अंडर रूट एम कैंसल हुआ, तो यहां पे क्या बचा? अंडर रूट के बाय एम। टू से टू ये कैंसल हो गया इधर। समझ के करो, ये पूछते डेरिवेशन पेपर में। हाँ, अब यहां से मैंने टू बाहर ले लिया, तो अंडर रूट में क्या आ गया? एम के कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचा जीटा स्क्वायर माइनस 1। हाँ, अब इधर देखो ध्यान से, ये रूट एम कैंसल हुआ, टू टू कैंसल हुआ। हाँ, तो हमारे पास क्या बचा है? माइनस जीटा अंडर रूट के बाय एम। और अंडर रूट के बाय एम क्या होता है? ओमेगा एन।
यानी यहां आ रहा है माइनस जीटा ओमेगा एन, अगर ओमेगा एन अंदर ले लेता हूं तो। इसी तरह से यहां पे भी सेम तरह का सिंप्लीफिकेशन है, 2 ये कैंसिल हो गया, इसको लिखो अंडर रूट एम, मैं लिख देता हूं इधर ही, इसको भी लिख लेते हैं हम अंडर रूट एम। हाँ, अब ये हुआ अंडर रूट के, इसको अलग रखते हैं अंडर रूट, तो अंडर रूट एम कैंसिल हो गया, फिर से अंडर रूट के बाय एम बन गया ओमेगा एन, वो ओमेगा एन भी इधर से बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में बचा माइनस जीटा प्लस माइनस, 2 भी कैंसिल हो चुका है, तो सिर्फ बचा जीटा स्क्वायर माइनस 1। हाँ, यहां तक पहुंचे सारे जने? समझा एडजस्टमेंट कैसे किया मैंने? ये भाई आना चाहिए, आप रट नहीं पाओगे ना। ये देखो, ये लास्ट इक्वेशन है बस, S1 therefore S12 is equal to इतना। हाँ, सबने S12 तक लिख लिया? थोड़ा सा सबने लिख लिया S12 तक? हाँ, यहां तक लिखा सबने? आप इधर देखो एडजस्टमेंट कितनी सिंपल है ये। हाँ, अब इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो अब। हाँ, अब इसके नीचे शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, देखो। हाँ, मैं ये रब कर रहा हूं इधर का। हाँ, अब इसके नीचे आप लिख रहे हो, इधर देखो, सबसे पहला व्हेन जीटा, पहला जीटा इज लेस देन 1, जीटा इज लेस देन 1। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर जीटा लेस देन 1 है तो रूट्स बिकम इमेजिनरी, डॉट डॉट डॉट, सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। पहला आंसर, यानी जीटा इज लेस देन 1, सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। दूसरा, जीटा इज इक्वल टू 1, सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड। एंड तीसरा, जीटा is greater than 1, dot dot dot, system is over damped। बस अब हम फाइनल आंसर पे आने वाले हैं। जीटा लेस देन 1, जीटा इक्वल टू 1, जीटा ग्रेटर देन 1। अब इस इक्वेशन को कंट्रोल कर रहा है केवल जीटा। हाँ, यहां तक पहुंचे सारे जने? यहां तक पहुंचे सारे जने? ये लिखो ना यहां तक, इसके बाद ये 3 लिखो। क्या कर रहे, बीच बीच में खो जाते हैं नालायक। हाँ, जीटा लेस देन 1, तो मैं बोर्ड पे क्यों लिख रहा हूं? क्या आप कॉपी करो, इसीलिए तो लिख रहा हूं, जीटा लेस देन 1, डॉट डॉट डॉट, सिस्टम इज अंडर डैम। यानी आप यहां पे पहुंचने के बाद अब बता रहे हो कि जीटा इक्वेशंस को तय कर रहा है, तो जीटा लेस देन 1। अब आपको पता है जीटा लेस देन मतलब 1, मतलब रूट्स विल बिकम इमेजिनरी, तो सिस्टम इज अंडर डैम। जीटा इक्वल टू 1, यानी ये पार्ट 0 हो गया, तो सिस्टम इज क्रिटिकली डैम। तीसरा, जीटा इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सिस्टम इज ओवर डैम। हाँ, लिखो अब केस 1। हाँ, ये रब कर रहा हूं मैं पूरा। सबने ये लिखा, यहां तक पहुंचे? हाँ, लिखो अब केस 1।
Case 1, when zeta is greater than 1, when zeta is greater than 1, the system is overdamped. जैसा बोलता हूं लिखो, केस 1, when zeta is greater than 1, the system is overdamped and solution of the linear differential equation is, when zeta is greater than 1, system is overdamped and solution of the linear differential equation is x is equal to a e raised to s1t plus b e raised to s2t. हाँ, अब आप देखो, सॉल्यूशन a e raised to st के फॉर्म में होता है. ये मैथ्स का मतलब होता है इसमें कि दैट मींस सॉल्यूशन इज ऑफ दिस फॉर्म कि a e raised to s1t और दूसरा b e raised to s2t. हाँ, अब मुझे लिखने दो, फिर आप लिखना. अब पहला केस आप याद रखो, जब जीटा ग्रेटर देन 1 है तो सॉल्यूशन इस फॉर्म में होता है, वेयर s1 और s2 वो इसकी रूट्स हैं. इसका मतलब मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू a e रेज टू. अब s1 क्या हुआ, ध्यान से देखो, s1 क्या हुआ, ओमेगा n इनटू ब्रैकेट में माइनस जीटा प्लस, अच्छा अब पहली रूट ले रहा हूं तो प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी. a e रेज टू s1 मतलब मैंने पॉजिटिव वाली रूट ले ली, प्लस b e रेज टू s2. अब s2 नेगेटिव वाली रूट लूंगा तो ओमेगा n इंटू ब्रैकेट में माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी. ये हुआ इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. यानी अगर सिस्टम ओवरडैम्ड है तो आप इस इक्वेशन में टी पुट करके, इस इक्वेशन में टी पुट करके किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकोगे कितनी है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया इस सिस्टम में हमारा एम क्या है. कल मैंने सेकंड लास्ट पेज पे देखो 3 पार्ट में पेज को डिवाइड किया था और मैंने बोला था कि हमें तीनों में चाहिए रिलेशन बिटवीन x एंड t. ये जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए रिलेशन है बिटवीन x एंड t. हाँ, ये लिखो ध्यान से. अरे s उसके रूट्स हैं, जो s12 हम रूट्स ले रहे हैं. हाँ, a और b लिखवाता हूं मैं, आप ये इक्वेशन लिखो, इसके नीचे में लिखवाता हूं, लिखो. हाँ, तो डॉम भयानक है ही ना चेतन. चेतन आपको क्या लग रहा है, आप वाइब्रेशन पढ़ रहे हो, डैम वाइब्रेशन पढ़ रहे हो, तो मुश्किल तो है ही ना. एसएसपीयू मैं तेरे को ब्लॉक करूंगा, सच्ची बता रहा हूं. बेहुदे सवाल पूछेगा ना, उठा के ब्लॉक कर दूंगा. पूछता है टी का यूनिट केल्विन होगा. हाँ, अब ये कोई गोबर है पूछता है S3 क्या किधर है. ये सबको ब्लॉक करता हूं मैं, इनको चैट से ब्लॉक करता हूं पहले मैं. हाँ, यहां तक लिखा, यहां तक लिखा. इसके नीचे लिखो where a and b are constants, where a and b are constants,
which will be found using, where A and B are constants which will be found using initial given conditions, where A and B are constants which will be found using initial given conditions. Full stop. हाँ, अब सुनो ध्यान से इधर, अब ध्यान से सुनो। अब हमें इस इक्वेशन को करना है डिफरेंशिएट। अब हमें इस इक्वेशन को करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि ए और बी निकालने के लिए क्वेश्चन हमें दो कंडीशंस देगा, ए बी, क्योंकि दो कांस्टेंट्स हैं। हाँ, इधर देखो, मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन समझाता हूं कैसा होगा, उससे आपको समझ में आएगा कि ये हमें क्यों करना पड़ रहा है। प्रैक्टिकली सुनो ध्यान से, इधर देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं किस तरह से पूछता है क्वेश्चन, उससे आपको यह बात समझेगी। सपोज मैं आपको दूंगा यहाँ पे K 40 न्यूटन पर मीटर, ये मैं आपको दे दूंगा 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। हाँ, ध्यान से देखो, ये मास दे दूंगा सपोज 5 kg। अब क्वेश्चन सुनो क्या बोलेगा। क्वेश्चन बोलेगा दिस मास इज पुल्ड डाउन 20 mm, this mass is pulled down 20 mm and released with a velocity of 5 meter per second in the direction of displacement। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि this mass is pulled down 20 mm and released with a velocity of 20 meter per second या 5 meter per second in the direction of displacement। यानी आपने इस मास को 20 mm खींचा और फिर 5 mm की वेलोसिटी से नीचे छोड़ा। इसका मतलब एट t इक्वल टू 0 आप बोलोगे x इज इक्वल टू 20 mm एंड x डॉट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देते समय हमें कोई इनिशियल कंडीशन देगा। अब सिंपल लॉजिक समझो, जैसे हमारा डोर क्लोजर है, डोर क्लोजर में हम क्या करते हैं, हम डोर क्लोजर को खींचेंगे और छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा आफ्टर हाउ मच टाइम द डोर क्लोजर विल रीच इट्स मीन पोजीशन। आपको पता तो चलना चाहिए कितने टाइम में वो वापस पहुंच रहा है। तो वो आपको एक इनिशियल कंडीशन दे रहा है कि इस मास को हमने 20 mm खींचा और इतनी वेलोसिटी से नीचे छोड़ दिया। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बोलेगा द मास इज पुल्ड डाउन 20 mm एंड जस्ट रिलीज्ड। इसका मतलब यहां खींच के जब आपने इसको छोड़ा तो आपने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, तो x डॉट बन जाएगा यहां पे 0। अब जो दो कंडीशन क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन हर क्वेश्चन में दो कंडीशन देगा ही देगा। ये दो जो कंडीशन देगा, ये कंडीशंस हमें इधर पुट करनी है। यानी मैं ओमेगा एन निकाल लूंगा अंडर रूट के बाय एम, मैं जीटा निकाल लूंगा, पहले यहां से निकाल लूंगा इसका सीसी, सीसी का फॉर्मूला मुझे पता है 2 अंडर रूट के एम, फिर सी अपॉन सीसी कर लूंगा, निकाल लूंगा जीटा, यानी मेरे पास आ गया ओमेगा एन, मेरे पास आ गया जीटा। अब मैं इस फॉर्मूले में ओमेगा एन ये सब पुट करूंगा, एक्स को पुट करूंगा 20, टी को पुट करूंगा 0 और रिलेशन निकालूंगा बिटवीन ए एंड बी। यानी इसको 20 पुट करके, सारी वैल्यूज पुट करके मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। अब दूसरी कंडीशन पुट करने के लिए मुझे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन सिखाने से बेटर मैं आपको यहीं पे सिखा दूंगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करके क्या इक्वेशन आएगी, ताकि हम दूसरी कंडीशन उसमें पुट करके फिर निकालेंगे ए एंड बी। हाँ, एक मिनट यहां तक लिखो, यहां तक लिखा है सबने, और इसके नीचे हमने लिखा है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। लिखो डिफरेंशिएटिंग
हाँ शिनचैन, सुनोगे नहीं तो यही होगा ना। आपको क्या लग रहा है डॉम इजी है क्या? है, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ध्यान से एक एक चीज सुनो, ये कोई मजाक है? इतने बड़े बड़े इक्वेशन समझने मजाक है क्या? ये लाइटली करने वाली चीज नहीं है। हाँ लिखो, differentiating this equation we get, differentiating this equation we get। हाँ अब ध्यान से देखो डिफरेंशिएशन इसका। आज सिर्फ एक केस आपको बता रहा हूं, अगली क्लास में दूसरा केस और बाकी खत्म करेंगे हम। इसको डिफरेंशिएट किया तो हम लिखेंगे इसको x डॉट इज इक्वल टू, हाँ अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देखो, हाँ a, इधर ध्यान से देखना। अब e रेज टू उसका डिफरेंशिएशन वही होता है और साथ में इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये बना a इंटू ओमेगा n इंटू ब्रैकेट में माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1 इंटू हाँ आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अभी आवाज आ रही है ना? छोड़ते छोड़ते नहीं नहीं चुप करके बैठे, लिख के लेंगे। हाँ इधर देखते, हाँ कैसे ये आगुआ इधर आया e टफी रेज टू, टफी इधर टफी देखो टफी हे e टफी रेज टू, यहाँ पे आया टफी ओमेगा n इंटू ब्रैकेट में माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1 इंटू टी। कैसे किया आपने? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेज टू एस टी का, अगर हम सपोज करते हैं ई रेज टू एस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है ई रेज टू एस टी और फिर इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? ई रेज टू मैंने ये वैसे ही रखा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? ये वाला टर्म हुआ, तो मैंने ये वाला टर्म लिख दिया। तो फिर प्लस x का क्या हुआ डिफरेंशिएशन? किसका? ई रेज टू 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मुझे एक बात बताओ। 0। ये आत्महत्या कर ले। ई रेज टू 5x का होता है 5 ई रेज टू 5x। हाँ बराबर बराबर। ये जो आओ डिफरेंशिएशन है, अब पहले बराबर बराबर। वही लिख लिया, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे देखते हैं, तो ये हुआ b, हाँ पता है पता। हाँ तो ये हुआ ओमेगा n इंटू माइनस जीटा माइनस जीटा स्क्वायर -1, ये अंडर रूट में, हाँ ये, +0। हाँ अब ये हुआ e रेज टू, तो यहां पे आ गया ओमेगा n इंटू माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1 इंटू टी। हाँ ये दोनों फॉर्मूले लिखो अच्छे से। और क्या अभी सर? हाँ मैं आपको रटने का तरीका बताता हूं, इसको क्या है। ये क्या है? हाँ दोनों इक्वेशन लिखे, एक्स के और एक्स डॉट के, एक्स और एक्स डॉट दोनों इक्वेशन रुकते लिखे। रुकते रुकते सर। हाँ अच्छे से लिख के लो। तारक तेरे को बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा? सांप सूंघ गया होगा, सांप। नालायक बच्चों ए को। और ए और बी क्या है पर?
अच्छा, जब तक आपको दोनों फॉर्मूले ये नहीं आएंगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो दो कंडीशन देगा, एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की और एक वेलोसिटी की। तो आपको दोनों फॉर्मूले रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का भी और वेलोसिटी का भी। सर चैट देखो। यहां तक लिखा सबने? यहां तक लिखा? आप म्यूट हो सर। नहीं, मैं म्यूट नहीं हूं, चुप। मैंने थोड़ी कहा आप भी आप म्यूट हो। हाँ। म्यूट हो। अरे ओमेगा एन कांस्टेंट है ना, कि ये ऐसे सवाल पूछते ना बेवकूफ, इससे समझ में आता है कितना बेवकूफ है ये। मैंने अभी आपको समझाया, ओमेगा एन फॉर ए सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि वो फॉर ए सिस्टम, फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम ओमेगा एन इज जस्ट ए कांस्टेंट, इट इज अंडर रूट के बाय एम। तो वो अंडर रूट के बाय एम टर्म लिखने के बजाय, जिसमें मैं बोलूं के भी कांस्टेंट है एम भी कांस्टेंट है फॉर अ सिस्टम, हम उसको लिख देते हैं एज ओमेगा एन। इसलिए इस डिफरेंशिएशन में ओमेगा एन एक कांस्टेंट की तरह जा रहा है। कंट्रोल उदय कंट्रोल। बीपी बढ़ेगा सर, ठंडा लो, पानी पी लो थोड़ा। ये श्रीराम पूछा ओमेगा एन कैसे कांस्टेंट है, आत्महत्या कर ले। अरे For a वो जानबूझ के given- कर रहे हैं। ये मैं सबको इतने डाउट भी नहीं आए, मत करो चैट सबका। इतने डाउट कैसे आ रहे लोगों को? जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, केस 1 समझा अच्छे से? छोड़ते अभी कल एक्सेलरेशन है ना उसको? हाँ, एक मिनट, केस 1 समझा सबको? एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसको है ना एक बार रिपीट। एक्सेलरेशन? ओमेगा एन कांस्टेंट कैसे? अरे कैसा गोबर है, सड़ा हुआ गोबर है। ओ समझा ओमेगा क्या? एन का फॉर्मूला है अंडर रूट के बाय एम, के कांस्टेंट एम कांस्टेंट एक फॉर बार रिपीट सिस्टम। करते। हाँ एक्सप्लेनेशन क्या है सर? हाँ, एक मिनट, यहां तक समझा कि नहीं समझा? वो एक्सप्लेनेशन कौन सी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है गोबर? हाँ चलो, अब अगली क्लास में ये पूरा रिपीट करता वापस।